हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। मित्रों, आजकल सभी विद्यालयों में प्री बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं और फरवरी माह में उत्तराखंड बोर्ड की बोर्ड परीक्षाएं भी प्रारंभ हो रही हैं। तो सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए संस्कृत विषय जो कक्षा 10 उत्तराखंड बोर्ड में संस्कृत का पेपर किस प्रकार से वर्ष 2026 का पेपर किस प्रकार से होने वाला है, उसका एक सैंपल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उसका फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए पेपर का जो प्रारूप है वो किस प्रकार का रहने वाला है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो पेपर है, पेपर में जब आपके पास पेपर मिलेगा, आपको पेपर में सबसे पहले अपना जो भी रोल नंबर होगा वो यहाँ पर लिख लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो एक तरफ पेपर में ये संकेतांक दिया रहता है 2 to 8 HHF, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। ये संकेतांक हर पेपर का अलग अलग होता है, तो हर पेपर में कॉपी पे ये संकेतांक जरूर लिखना है। तो ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का मतलब सैंपल पेपर, या आप मॉडल पेपर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह का पेपर आने वाला है आपकी परीक्षा में, और हो सकता है इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाएं बोर्ड में। तो आप ध्यान से पूरा पेपर को समझने का प्रयास करें। ये 2026 के लिए है। नया पाठ्यक्रम इसमें शामिल किया गया है और नया प्रारूप, इस वर्ष थोड़ा सा प्रारूप चेंज हुआ है, वो भी यहाँ पर हम आगे देखेंगे। तो ये संस्कृत का है, 10th क्लास है उत्तराखंड बोर्ड की। तो आइए, इसमें जो अवधि है वो अवधि मतलब समय होरात्रयम मतलब 3 घंटे का समय है, और पूर्णांक 80 नंबर का होगा। 20 नंबर आपको विद्यालय से मिलेंगे। प्रैक्टिकल के जो विद्यालय में आंतरिक मूल्यांकन होगा वहां से आपको 20 नंबर मिलेंगे। इसके निर्देश पढ़ लिए जाते हैं। अस्मिन् प्रश्न पत्रे चत्वारि खंडानि सन्ति। इस जो प्रश्न पत्र है इसमें 4 खंड होंगे, का खा ग घ जो भी है 4 खंड होंगे। और उत्तराणी पृथक प्रदत्तायाम पुस्तक उत्तर पुस्तिकायाम लेखनी, यानी जो उत्तर है आपको अलग से जो कॉपी मिलेगी उसमें आपको उत्तर लिखने होंगे। प्रत्येकम खंडम अधिकृत्य उत्तराणी क्रमेण एकस्मिन्नेव स्थाने लेखनी, और प्रत्येक खंड, जैसे खंड का है, खंड का है, तो खंड के प्रश्न कोशिश करें कि आपको जो खंड के प्रश्न है एक साथ ही लिखें। एक खंड के एक जगह, दूसरे खंड के दूसरी जगह, इस तरह से खंडवार प्रश्न करें। फिर आता है प्रश्न पत्रम उत्तराणी न लेखनी, यानी प्रश्न पत्र जो पेपर है, पेपर पे आप उत्तर ना लिखें। कुछ बच्चे पेपर पे कुछ लिख लेते हैं, तो पेपर पे आप कुछ नहीं लिखेंगे। और प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम अवश्यमेव लेखनी, यानी प्रश्न संख्या जो प्रश्नों की संख्या है 1 2 3 4 जो भी होगा, या क ख ग घ, वो प्रश्नों की संख्या प्रश्न पत्र के अनुसार अवश्य ही लिखनी है। और खंड संख्या अपि लेखनिया, और जो खंड की संख्या है वो भी आपको लिखनी है। खंड संख्या, जैसे ये खंड है क, खंड का है अपठितांश अबोधनम। अपठितांश होता है अपठित, जो आपका पढ़ा हुआ ना हो, ऐसा गद्यांश यहाँ पर दिया होगा पहले प्रश्न में। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा। नीचे लिखा गया ये अनुच्छेद है, ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ करके अनुच्छेद आधारितान प्रश्नान उत्तरत, अनुच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। हमारा ये इस तरह से आपको गद्यांश मिल जाएगा। गंगा भारत से सर्वासी नदी सुपवित्रमा श्रेष्ठा च नदी अस्ति। जो गंगा है वो भारत की सभी जो पवित्र जो सभी नदियां हैं, सभी नदियों में सबसे पवित्र और श्रेष्ठ नदी है। इयम हिमालय से गंगोत्री स्थानात निर्गच्छति, हिमालय के गंगोत्री स्थान से निकलती है। और तदा अस्या स्रोत्र लघु भवती, जब ये वहां से निकलती है गंगा, तो इसका जो स्रोत है वो लघु होता है। लघु मतलब छोटा होता है, बड़े रूप में नहीं होती। पश्चात अनेके निर्जरा, और उसके बाद अनेक निर्झर झरने अस्याम नद्याम आमिलंती, इस नदी में आकर के मिलते हैं। यही गंगाया जलस्य प्रवाह तीव्रम भवति, जिससे कि गंगा का जो जल है उसका प्रवाह तीव्र होता जाता है। पर्वतस्य प्रांतेभ्य निसृत्य, पर्वत प्रांत से, पर्वतीय प्रदेशों से निकल करके गंगा हरिद्वार नाम के स्थान है समतल भूभागम प्रविशति, गंगा
हरिद्वार नामक स्थान पर समतल भूभाग में प्रवेश करती है। तत्र हरिद्वार तीर्थे, वहाँ जो हरिद्वार जो तीर्थ है वहां पर प्रतिवर्ष लक्षाणी पुरुषा गच्छन्ति, वहां पर प्रतिवर्ष लाखों पुरुष जो है लोग वहां पर जाते हैं, पुरुष महिलाएं सब लाखों वहां पर जाते हैं। गंगायाम शीतले जले स्नानम कुर्वन्ति, और गंगा के शीतल जल में स्नान करते हैं। ते अमृत समम जलम पीत्वा, वो अमृत के समान जल को पी करके सुखम अनुभवंती, सुख का अनुभव करते हैं। तो ये गद्यांश है, इसका अर्थ खुद आपको निकालना होगा। अगर आपको गद्यांश का अर्थ ना भी निकले तब भी आपको इसको एक बार पढ़ना है, और पढ़ करके इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है, इसमें से ढूंढने का प्रयास करना है। तो यहां पर हमारा जो एक पदेन उत्तर पहला क वाला है, यानी कि प्रश्न जब आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 का कौन सा पहला, ये स्पष्ट रूप से लिख दीजिए, 1 का पहला, यहां पर आप उत्तर लिखेंगे। तो गंगा भारत से कीदृशी नदी अस्ति, गंगा भारत की कैसी नदी है, तो गंगा भारत की पवित्रतमा श्रेष्ठाचा, पवित्र और श्रेष्ठ नदी है। ये गद्यांश में आया था, वहीं से मैंने लिखा है, तो ये उत्तर हो जाएगा। फिर आता है कुता निश्रित्य गंगा हरिद्वार नाम के स्थाने समतल भूभागम प्रवेशी, कहां से निकल करके गंगा हरिद्वार नामक समतल भूभाग में प्रवेश करती है, तो पर्वत से प्रांतेभ्य निकल करके, पर्वतीय क्षेत्रों से, पर्वतीय प्रांत से निकल करके गंगा क्या होती है, जो है समतल भूभाग में प्रवेश करती है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये उत्तर आपको पेपर पे नहीं लिखने, मैं तो पेपर पे यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ, आपको कॉपी में लिखने हैं उत्तर। अब आता है पूर्ण वाक्य उत्तर, तो पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो पूरे वाक्य में उत्तर मतलब लंबा उत्तर। तो यहाँ पर हरिद्वार तीर्थे प्रतिवर्षम जना किम कुर्वन्ति, हरिद्वार तीर्थ में प्रतिवर्ष लोग क्या करते हैं, तो गंगा जल में स्नान करते हैं। तो इसका उत्तर आप गद्यांश से ढूंढ सकते हैं। तो इसी गद्यांश से यहां से इसका उत्तर हो जाएगा, हरिद्वार तीर्थे प्रतिवर्षम लक्षाणी पुरुषा गच्छन्ति गंगायाम शीतले जले स्नानम कुर्वन्ति। तो यहां से लेकर यहां तक आप इसका उत्तर यहीं से ढूंढ करके लिख देंगे, आपको उत्तर गद्यांश में मिल जाएंगे, आपको थोड़ा सा ढूंढने का प्रयास करना होगा। अब मित्रों पहले का ग है निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। गद्यांशात विशालः इति पद से विलोम पदम चित्वा लिखत, इस गद्यांश से विशाल जो शब्द है, विशाल मतलब बहुत बड़ा, इसका विलोम शब्द, उल्टा शब्द इस गद्यांश में छांट कर लिखना है। तो यहाँ पर लघु शब्द गद्यांश में आपको मिल जाएगा, लघु होता है छोटा, तो यहाँ पर छोटे रूप में जो मतलब ज्यादा बड़े रूप में गंगोत्री से गंगा नहीं निकलती, बाद में झरने मिलते हैं तो बड़ी बड़ी होती जाती है। तो यहाँ पर लघु इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे अगला प्रश्न है, अगला इसमें देर का तदा अस्या स्रोतः लघु भवति, तो अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद, इस इतना वाक्य जो ये इतना वाक्य है इसमें क्रिया कौन सा है, तो क्रिया होता है भवति, तो ये भवति इसका उत्तर यहाँ पर लिख देंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। जो दूसरा प्रश्न है वो दूसरा एक और गद्यांश आपके सामने होगा। यहाँ पर गद्यांश दिया है दूसरे प्रश्न में, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा, नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़ करके अनुच्छेद धारितान प्रश्नानाम उत्तर, अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर जैसे दीर्घा विवाह संजाते कन्या गृहस्थ आश्रम प्रविशंति, विवाह हो जाने के बाद कन्या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती है। यदि पुरुषो विद्वान स्त्री चा विद्या शून्य भवती, यदि पुरुष विद्वान और स्त्री विद्या शून्य है, मतलब स्त्री अनपढ़ है, तरी तयो दाम्पत्य जीवनम सुखकरम न भवती, तो उनका दाम्पत्य जीवन जो है, पति पत्नी का जो वैवाहिक जीवन है वो सुखकर नहीं होता है। यानी कि दोनों पढ़े लिखे होने चाहिए, एक तो विद्वान है और एक विद्या शून्य है, तो ये नहीं चलेगा, इससे सुखकर जीवन नहीं होगा। विद्या अभावात, विद्या के अभाव से, विद्या अभावात, विद्या के अभाव से, विद्या की कमी से स्त्री स्वकीयम कर्तव्यम न जानाती, स्त्री अपने लिए अपने जो कर्तव्य हैं उनको नहीं जानती है। अतः एव बहवा रोगा व्याधश्च तत्र स्थानम कुर्वन्ति, तो वहां पर क्या हो जाएंगे, बहुत सारे रोग और बीमारियां हो जाएंगी। अतः स्त्रीणाम अपि शिक्षा, अतः स्त्रियों को भी शिक्षा, पुत्राणाम शिक्षावदेव आवश्यक्या भवति, पुत्रों को जिस प्रकार से शिक्षा देते हैं उसी प्रकार से स्त्री शिक्षा भी जरूरी है। बालिकानाम शिक्षा बालकः सह स्यात्,
बालिकाओं की शिक्षा बालकों के साथ होनी चाहिए, पृथक व या पृथक अलग से होनी चाहिए। इत्यस्य विषय सांप्रतम अपि, इस विषय में अभी भी ये आज का अभी अभी तक भी विवादास्पद में वास्ति मतलब विवाद है, इसमें अभी भी विवाद है कि इनकी शिक्षा एक साथ होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। स्त्री शिक्षायाः भारते प्रथमं बहुविरोधो अभवत्। स्त्री शिक्षा के लिए भारत में पहले बहुत विरोध होता था, स्त्री शिक्षा का बड़ा विरोध होता था। तो सांप्रतम समाप्त प्राय एव, और आजकल आज इस समय वर्तमान में ये समाप्त हो गया है, मतलब आज विरोध नहीं है, सबको शिक्षा दी जा रही है। तो स्त्री शिक्षाया हान्यपि दृश्यन्ते, और स्त्री शिक्षा की हानियां भी दिखाई देती हैं। तासाम परिमार्जनम कर्तव्यम, तो ये पूरा गद्यांश आपने पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर ये है एक पदेन उत्तरत, पहला एक पदेन उत्तरत मतलब छोटा उत्तर आपको लिखना है। स्त्री स्वयं कर्तव्यम न जानाती, स्त्री अपने कर्तव्य को नहीं जानती। तो कस्य अभावात, किसके कमी के कारण स्त्री अपने कर्तव्यों को नहीं जानेगी? तो विद्याया अभावात, ये विद्या के अभाव के कारण क्यों अपने कर्तव्य को स्त्री नहीं जान पाएगी। अब आता है अगला प्रश्न, इसी में सांप्रतम का समाप्त प्रायः, ये सांप्रतम है, यहाँ पर सांप्रतम का अभिप्राय समाप्त प्रायः। तो आजकल क्या समाप्त प्रायः है? स्त्री शिक्षा या विरोध, स्त्री शिक्षा का विरोध अभी खत्म हो गया, अब स्त्री शिक्षा का विरोध बहुत कम होता है। अब आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कयो दाम्पत्य जीवनम सुखकरम न भवति, किस कारण से दाम्पत्य जीवन सुखकरम नहीं होता है? तो इसका उत्तर गद्यांश से हम आपको दे रहे हैं। तो यही गद्यांश से आपको उत्तर मिल जाएगा। यदि पुरुषो विद्वान स्त्री च विद्या शून्य भवति, यदि पुरुष विद्वान स्त्री विद्या शून्य होगी तो क्या तरही तयो दाम्पत्य जीवनम सुखकरम न भवति। तो यहाँ तक आपको इसका उत्तर लिख देना है, यहाँ से आपको यहाँ तक उत्तर इसको लिख देना है। अब इसमें अगला प्रश्न है, कुत्र बहवा रोगः व्याधश्च स्थानम कुर्वन्ति, कहाँ पर बहुत सारे रोगों और बीमारियों का स्थान हो जाता है? तो गद्यांश में देखिए, तो आप गद्यांश से ही उत्तर को लिख पाएंगे। विद्याया अभावात स्त्री स्वयं कर्तव्यम न जानाति, अतः एव बहवा रोगा व्याधश्च तत्र स्थानम कुर्वन्ति। तो यहाँ से यहाँ तक का आप उत्तर इसका लिख सकते हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब मित्रों प्रश्न संख्या 2 के गा में चलते हैं। निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। पहला इसमें है 2 के गा का पहला, स्त्री च विद्या शून्य, ये पंक्ति जो लिखी है यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द इसमें है विद्या शून्य। तो यहाँ पर जब आप कॉपी में लिखेंगे तो इस तरह से विद्या शून्य आप लिख देंगे। अब आता है अगला प्रश्न, विवाहे संजाते कन्या गृहस्थाश्रम परविशन्ति, ये वाक्य जो दिया हुआ है इसमें कर्तृपद कौन सा है? तो इसमें जो कर्तृपद है वो है कन्या। तो इसी में से ढूंढ के आपको लिखना है, उत्तर आपका क्या लिख दोगे? कन्या। अब इसमें 1 नंबर का जो प्रश्न है दूसरे के घा का, ये आता है कि गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो यहाँ गद्यांश से उपयुक्त शीर्षक, इसका नाम बताना है। तो यहाँ पर स्त्री शिक्षा के बारे में ज्यादा बात की गई है इस गद्यांश में, तो यहाँ पर स्त्री शिक्षा भी लिख सकते हैं इसका जो शीर्षक है, या फिर आप स्त्री शिक्षाया महत्वम लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं या ऑब्लिक लगा के दोनों भी आप लिख सकते हैं। तो मित्रों ये था हमारा खंड क। खंड क में आपके गद्यांश आने हैं, दोनों प्रश्न में दो गद्यांश होंगे। अब आता है खंड ख। खंड ख आता है रचनात्मक लेखनम। रचनात्मक लेखनम में आपका पत्र लेखन वगैरह जो होंगे। तो यहाँ पर आ गया तीसरा प्रश्न, आपदाग्रस्त ग्रामे, आपदाग्रस्त गांव है तो सहायार्थम मुख्यमंत्रिणम प्रति लिखितम पत्रम, सहायता के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखना है। तो मंजूषायाः प्रदत्ते शब्दे पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से आपको इस पत्र को पूरा करना है। इसमें खाली खाली जगह में उन शब्दों को भरना है। तो यहाँ पर जैसे आ गया सेवायाम, सेवा में, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड शासनम देहरादून महोदया।
तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये मतलब आपको भर के पूरा करना है, खाली स्थान वहां पर दिए होंगे लेकिन पूरा लिखना है, खाली शब्द नहीं लिखने हैं, जो शब्द आ रहे पूरा लिखना है। तो अब जैसे मंजूषा किसे बोलते हैं? सबसे पहले तो मंजूषा में दिए गए शब्द हैं, तो मंजूषा किसे बोलते हैं? मंजूषा है ये जो पेटी बनी है, बॉक्स बना है, देखिए ये मंजूषा है। ये पेटी दिख रही है ना आपको, ये पेटी बनी हुई है, ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें लिखा है मंजूषा। मंजूषा मतलब जो शब्द दिए हैं रिक्त स्थानों में भरने, खाली स्थानों में भरने। पहला शब्द दे रखा वृष्टि कारणात, दूसरा दे रखा ग्राम्य जनानाम, तीसरा है निवेदिते, फिर है ध्वस्तानी। ये शब्द आपको खाली स्थानों में भरने हैं, जो पत्र में होगा, पेपर में नहीं भरना है, कॉपी में लिख करके पूरा करके दोबारा से पूरा पत्र लिखना है। तो यहां पर क्या है, सविनय, सविनय होता है ना, सविनय निवेदन है, तो यहां पर सबसे पहला शब्द आ जाएगा निवेद्यते। यहां पे पहला शब्द आएगा निवेद्यते। तो यत् सविनय निवेदन है कि मम जनपदे, मेरे जनपद में महती आपदा आगता, बहुत बड़ी आपदा आ गई है। किस कारण से आ गई है? अतिवृष्टि कारणात, ये शब्द आ जाएगा यहाँ पे, अतिवृष्टि कारणात, बहुत बड़ी आपदा आ गई, बहुत बारिश के कारण। तो मम ग्राम अपि आपदाग्रस्त जाता, मेरा गांव आपदाग्रस्त हो गया है। जनानाम भवनानी, लोगों के भवन घर, ध्वस्तानी, ये यहां से शब्द आ जाएगा, ध्वस्तानी जातानी, ध्वस्तानी जातानी। फिर है महती जन धन हानि अपि अभवत, बहुत सारी जन धन की हानि भी हुई है। कृपया शासकीय सहायताया, कृपया शासकीय सहायता मतलब सरकारी सहायता से, ग्राम्य जनानाम, ये शब्द आ जाएगा, ग्राम्य जनानाम सहायम कुर्वन्तु, गांव के लोगों की सहायता कीजिए। महती कृपा भविष्यति, आपकी बहुत कृपा होगी। भवती है समस्त ग्राम जना, और का खा ग अपना नाम कभी भी नहीं लिखना है, और ये उत्तरकाशी लिखा है तो कोई भी जनपद जो भी पेपर में लिखा होगा वो आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से खाली स्थान मैंने दिखा दिए, खाली स्थान में आपको भरना है। जो खाली स्थान में जो जगह होगी यहाँ पे आपको ये लिख करके, पेपर पे नहीं लिखना है, कॉपी में लिख करके इसको पूरा करना होगा। इसी प्रकार से मित्रों अगला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 4। यहाँ भी मंजूषात से शब्द आपको छांटने हैं, मंजूषा से छांटने हैं। यहाँ भी एक मंजूषा दी हुई है, देखिए यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, मंजूषा के यहाँ पर शब्द दिए हैं स्वर्ग तुल्या, अस्या, वयम, हिमालय। इन शब्दों को भी यहाँ पर भरना है। तो ये एक संवाद है, इसको पूरा करना है। तो यहाँ पर दे रखा है, सुदेश बोलता है भारतम अस्माकम राष्ट्रम, भारत हमारा राष्ट्र है, और वयम सर्वे भारतीय, तो ये वयम शब्द यहां पर आ जाएगा। अगला है रमा शोभनम, रमा बोलती है शोभनम मतलब बहुत अच्छा। स्वर्ग, स्वर्ग तुल्या, स्वर्ग तुल्या इयम मातृभूमि, स्वर्ग के समान हमारी मातृभूमि है। और फिर सुदेश बोलता है हिमालय मुकुटिव शोभते, हिमालय मुकुट के समान सुशोभित होता है। तो ये हिमालय शब्द यहां से आ जाएगा। फिर है साग्रह अस्या चरणों प्रक्षालयति, तो अस्या यहां से आ जाएगा। मतलब ये जो शब्द यहां पर दिए हुए हैं ये यहां खाली स्थानों में आपको भर करके आपको पूरा करना है। प्रश्न संख्या जो 5 है, भारतीय कृषकः इति विषयम अधिकृते निम्नांकित शब्द सूची चत्वारि वाक्यानि लिखता। तो यहाँ पर जो भारतीय कृषक है ऐसा कोई आपको टॉपिक दिया रहेगा, उस टॉपिक पे आपको 4 वाक्य संस्कृत में लिखने होंगे। तो यहाँ पर कुछ शब्द भी दिए हैं, इनकी सहायता आप ले सकते हैं, जैसे कृषि प्रधान, प्रशमी, स्वाभिमानी, वर्षा, अन्नदाता। तो इन शब्दों की सहायता भी आप ले सकते हैं, इनसे आपको शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर वाक्य यहाँ पर मैंने बना दिए हैं। पहला वाक्य है भारत एक कृषि प्रधान देश अस्ति, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषक अतीव परिश्रमी भवति, भारतीय कृषक बहुत परिश्रमी होता है। सा सर्वेषां कृते अन्नदाता कथ्यते, वह सभी के लिए अन्नदाता कहलाता है। भारतीय कृषक स्वाभिमानी भवति, भारतीय कृषक स्वाभिमानी होता है। तो ये शब्द कृषि प्रधान, परिश्रमी, स्वाभिमानी, ये सब इन वाक्यों में आ गए हैं। तो ये आपके वाक्य बढ़िया हैं, और यहाँ पर आपको एक वाक्य के 2 नंबर मिलते हैं, 4 वाक्य सही लिखोगे तो 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। मित्रों अब हमारा आता है खंड ग। खंड ग होता है व्याकरण का, अनुपर्युक्त
व्याकरणम। संस्कृत व्याकरण का ये पोर्शन होगा। प्रश्न संख्या 6 है अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु। नीचे रेखांकित शब्द दिए गए हैं। रेखांकित मतलब किसी शब्द के नीचे अगर लाइन लगा दो तो रेखांकित हो जाता है। तो संधिम संधि विच्छेदम प्रदत्तम विकल्पेभ्य विकल्प दिए रहेंगे, उन विकल्प से उचितम विकल्पम चित्वा उचित विकल्प को चुन करके उत्तर को आपको लिखना है। 3 नंबर का संधि के प्रश्न आएंगे। 4 उत्तर एक प्रश्न के दिए होंगे, उनमें से जो सही है वो आपको लिखना होगा। जैसे कि यहां पर दे रखा है, प्रश्न है क परिश्रमेण भाग्योदय भवति। तो ये भाग्योदय मैंने गोला इसलिए बनाया क्योंकि ये रेखांकित पद है, क्योंकि इसके नीचे लाइन लगी हुई है। देख लीजिए इसके नीचे लाइन है, तो ये क्या है, रेखांकित पद है। इसका संधि विच्छेद करना है इस भाग्योदय शब्द का। तो कौन सा सही होगा? इसमें 4 उत्तर दिए हैं। भाग्यो धन दया, भो धन उदय, भाग्य धन उदय और भाग्य धन उदय। तो इसमें से कौन सा सही है? ये वाला उत्तर इसका तीसरे वाला सही है, भाग्य धन उदय। तो इससे जो उत्तर सही होगा, आपको प्रश्न संख्या 6 है, 6 के का कौन सा सही है? तीसरे वाला सही है। तो इस तरह से आपको नंबर जरूर डालना है पूरा सही करके। अब आता है ख, एकम अनुच्छेदम अनुधन छेदम, ये लिखा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका ये 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? दूसरे वाला सही है, अनुच्छेदम, ये इसका सही है। तो इस प्रकार से आप उत्तर जो होगा, जैसे खा का सेकंड वाला उत्तर सही है तो वो आपको वहां पर लिखना होगा। इसी प्रकार से मित्रों ग है सदाचार। इस सदाचार का संधि विच्छेद करना है, परमम धर्म। तो इसका कौन सा सही होगा? सद धन आचार, सदा धन चार, सद धन आचार और सत धन आचार। तो इसका जो सही उत्तर है सत धन आचार है। तो जो सही होगा वो आपको वहां पर लिखना होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु समासम। यहाँ पर समास, नीचे लिखे गए जो रेखांकित शब्द हैं उनमें समास विग्रह करना है, समास समस्त पद करके लिखना है। तो समास विग्रह वाले के लिए मैंने, संस्कृत समास के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप देखिएगा, आपको समास अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको विकल्प दिए रहेंगे, उचित विकल्प को छांट करके उचित ऑप्शन को, सही जो ऑप्शन होगा उसको छांट करके आपको उत्तर लिखना होगा। क है लक्ष्मण स रामम वनम गच्छति। स रामम मतलब राम के साथ। तो राम के साथ के लिए यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा। 4 उत्तर यहाँ पर दिए हैं, तो उत्तर ये वाला हो जाएगा रामेण सहितम। यहाँ पर रामम सहितम, रामाय सहितम, रामस्य सहितम लिखा है, लेकिन क्या उत्तर होगा? रामेण सहितम, राम के साथ। अब अगला प्रश्न है, इसमें अगला जो खा वाला है वो है राजा युद्ध निपुण वर्तते। राजा युद्ध में निपुण, युद्ध में निपुण। तो में या पर अधिकरण में लगता है, सप्तमी में विभक्ति में, तो यहां पर युद्धे निपुण हो जाएगा। ये वाला सही होगा, युद्धे निपुण, युद्ध में निपुण। तो ये वाला उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर समास का विग्रह दिया हुआ है, आपको समस्त पद लिखना है। बालका च बालकः च, बालकः च बालकः च क्या हो जाएगा? बालकौ हो जाएगा, बालकौ। ये इसका उत्तर होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उत्तर कौन सा सही होगा? ये वाला सही होगा। अब हमारा आता है प्रत्यय का प्रश्न। 8वां जो प्रश्न है प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय रेखांकित पदों में, रेखांकित शब्दों में आपको प्रकृति प्रत्यय करके बताना है, उचित विकल्प में से छांटना है। तो यहां पर आ जाएगा क इदम समाचार पत्रम सप्ताहदन ठक। ये इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है प्रत्यय का, उसको आप देखिएगा। तो सप्ताहदन ठक, ठक ठक का मतलब होता है, ठक मतलब इक प्रत्यय, इक प्रत्यय, हिंदी का इक प्रत्यय। तो यहां पर ठक सप्ताह धन ठक हो जाएगा साप्ताहिक। तो साप्ताहिक, अब यहाँ सप्ताह ठक भी दे रखा है, साप्तिक भी दे रखा है, साप्ताहिक भी दे रखा है, साप्ताहिक भी दे रखा है। तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पर आपको साप्ताहिक, ये तीसरे वाला जो है वो सही होगा। इसी प्रकार से हम खा वाले प्रश्न पे चलेंगे। नायिका, नायिका अभिनयम करोति। ये नायिका का आपको क्या करना है? प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है नायिका का। तो कौन सा वाला सही होगा? नायक, डीप,
नायक इका, ये नायक टाप और नायक इन। अब यहां पर क्योंकि संस्कृत प्रत्यय है और संस्कृत में ये नायक धन टाप ये नायिका हो जाएगा। जब जो नायक में या हम पुल्लिंग में टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये नायिका का क्या हो जाएगा, नायक टाप हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भवान तु पूजनीय, पूजनीय का कौन सा सही होगा, तो पूजनीय का पूज धन अनियर प्रत्यय इसमें लगता है, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा इसका। पिछले वर्ष तक संस्कृत की जो बोर्ड परीक्षा का पेपर होता था उत्तराखंड में, तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आते थे, इनमें संधि विच्छेद करके करना होता था। लेकिन इस बार इसमें विकल्प दिए हुए होंगे, इस बार के बोर्ड पेपर में ये परिवर्तन हुआ है, सारे प्रश्न विकल्प वाले आ गए। ये व्याकरण जो खंड ग है, सारे विकल्प वाले आ रहे हैं। देखिए आप, 9वां प्रश्न भी आपका विकल्प वाला है। यहां पर रिक्त स्थानेषु, जो रिक्त स्थान है यहां पर प्रदत्त विकल्पीय, प्रदत्त विकल्पेभ्य मतलब प्रदत्त जो दिया गया विकल्प है उसमें से उचित अव्यय पदम चित्वा, उचित अव्यय पद को चुन करके छांट करके आपको भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क है यावत अहम आगच्छामि, जब तक मैं आता हूं, तावत, तावत अत्र तिष्ठ, तब तक यहां बैठो। तो तावत कौन सा है, ये यहां पर चौथा दे रखा तावत। यहां पर अत्र भी है, तत्र भी है, इता भी है, तो आपको क्या लिखना है, तावत। तावत इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है अद्य, अद्य मतलब आज, सोमवासरः, आज सोमवार है, तो मंगलवासरा भविष्यति, मंगलवासर मंगलवार होगा, कब होगा, हयः, हया तो बीता हुआ कल होता है, और श्वः, स्व मतलब आने वाला कल होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, श्वः आ जाएगा। तो अद्या नहीं आएगा, तदा नहीं आएगा, तो ये वाला उत्तर, इसका कौन सा उत्तर सही होगा, इसका स्व सही हो जाएगा। अब प्रश्न आता है ग, ग में भी खाली जगह है यहां पर, रात्रि कालो अस्ति, रात्रि कालो अस्ति, तो ये हो जाएगा अधुना, ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अत्र नहीं होगा, इता नहीं होगा, अति नहीं होगा। अब प्रश्न संख्या 10 जो बोर्ड में आता है पहले से, 10वां जो प्रश्न होता है वो आता है वाच्य परिवर्तन का। तो इसमें नीचे कुछ वाक्य दिए होंगे संस्कृत के, और उनमें वाच्य परिवर्तन करके अपनी कॉपी में आपको लिखना होगा। तो यहां पर क है बालिकया सुलेखम लिख्यते, तो यहां हो जाएगा बालिका सुलेखम लिखति, ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो अब आता है तेन ग्रामः गम्यते, तो क्या हो जाएगा, स ग्रामम गच्छति, और फिर है रामेण पठ्यते, तो राम पठति। तो इस वाच्य परिवर्तन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप देखिएगा। अब जो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 में जो 11वां प्रश्न होता है, वो एक घड़ियां बनी होगी पेपर में, आपको घड़ियों का चित्र होगा, तो घड़ियों में आपको समय देखना है, टाइम देखना है, कितने बज रहे हैं, और जितने बज रहे हैं उसको संस्कृत में लिखना है। जैसे कि ये हमारी, आप देखिए हमारी जो ये पहली घड़ी आपको दिखाई दे रही, ये घड़ी है, तो इसकी सुइयां आपको देखनी है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जो सुइयां हैं, एक तो आपको 5, ये 5 है, ये 6 है, तो यहां पर एक सुई आपकी कहां है, 5 के और 6 के बीच में है, और जो बड़ी वाली सुई है वो 6 पे है। तो यहां पर 5 बज करके और यहां 6 पर है, तो 30 मिनट हो गए हैं, यानी कि 5 बज के 30 मिनट का टाइम हो रहा है पहली घड़ी में। ऐसे ही आपको समय देखना है, और उस समय को आपको संस्कृत में लिखना है और भरना है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, क का सा प्रातः 5:30, ये 5:30 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने लिख के दिखाया आपको, क्योंकि पहली घड़ी में 5:30 बजे हैं। तो यहां पर 5:30, और उसको संस्कृत में आपको लिखना है, तो सार्ध पंचवादने उत्तिष्ठति, सार्ध, साढ़े, 5:30 मतलब सार्ध पंच, 5:30 मतलब सार्ध पंच, साढ़े को बोलते हैं, साढ़े को बोलते हैं सार्ध, ठीक है, सार्ध। पंच मतलब 5, वादने मतलब बजे, ये ध्यान रखिए। अब आते हैं हम दूसरी घड़ी पे, दूसरी घड़ी में कितना टाइम हो गया है, देखिए दूसरी घड़ी में, दूसरी घड़ी में आपके एक जो सुई है वो 6 और से आगे
लेकिन 7 के पास पहुंचने वाली है, और एक सुई यहां पर कहा है 9 पर है, तो यानी कि यहां पर 6:45 हो गए हैं। इतना समय इतने बज रहे हैं। अब 6:45 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं? तो इस प्रकार से घड़ियों का समय हम लिखेंगे। ख वाले में 6:45 है, तो पादोन सप्त, पादोन पौने 7, पौने को लिखते हैं पादोन, पौने को लिखते हैं पादोन, और 7 है तो सप्त लिख देंगे, पौने 7। इसी प्रकार से राधिका 8:15, जो तीसरी घड़ी है उसमें 8:15 है, देख लेना आप। तो 8:15, तो 8, ये 8:15 को बोलते हैं 8:15, 8:15 बजे। तो ये हम लिख देंगे 8:15। सब सवा के लिए होता है सपाद, और 8 के लिए होता है अष्ट। तो यहां पर मैंने देखिए लिख दिया सपाद अष्टवादने। इसी प्रकार से अगली जो घड़ी है उसमें 4 बजे हैं, तो 4 को चतुर्वादने या चतुर्वादने हम लिख सकते हैं। इस समय लेखन के लिए संस्कृत में जो समय लेखन है इसका अभ्यास कीजिएगा, और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप देखिएगा। संस्कृत का पेपर बहुत बड़ा होता है, समय तो इसमें लिखने में लगेगा ही और समझाने में भी लगेगा, वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखिए। प्रश्न संख्या 12 है, अधोलिखितयो वाक्यो अंकानाम स्थाने संख्यावाची विशेषणे रिक्त स्थान पूर्ति संस्कृतेन कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे वाक्य दिए गए हैं, 2 वाक्य, इसमें आपको क्या होगा, अंक दिए रहेंगे, उनको संस्कृत में लिखना है। यहां पर दे रखा है क उद्याने 4 बालिका भ्रमंती, इस 4 को संस्कृत में मैंने लिख दिया चतस्र, चतस्र। यहां पर 4 को आप चत्वार, चतु वगैरह, चतुर्थ भी लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये बालिका है, स्त्रीलिंग है, तो यहां पर ये चतस्र शब्द लिखा है। ठीक है, आगे ख मम कक्षायाम 60, 60 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, षष्ठी। तो 61 हो जाएगा, 61, द्विषष्ठी 62, त्रिषष्ठी 63, तो षष्ठी मतलब 60। तो छात्रा संति, तो मतलब जो अंक वहां दिए होंगे पेपर में उनको आपको संस्कृत में लिखना है। अब मित्रों हम चलते हैं प्रश्न संख्या 13। अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे गए वाक्यों में, रेखांकितानि पदानि, रेखांकित पदों को शुद्धानि कृत्वा, शुद्ध करके पूर्ण वाक्य में उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। शुद्ध करके पूरे वाक्य में आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहां पर वाक्य दिए हैं, इसमें कुछ कमियां हैं, उस कमियों को शुद्ध करके आपको लिखना है। यहां पर देखिए पहला वाक्य है, वयम सदा सत्यम वदावह, तो हम सदा सत्यम बोलते हैं, बोलेंगे या, तो यहां पर वदावह की जगह पर, क्योंकि अंडरलाइन शब्द है, मतलब रेखांकित शब्द है, ये गलत है, इसको सही करके लिखना है। तो ये आगे मैंने वाक्य लिख दिया है, वयम सदा सत्यम, वयम सदा सत्यम, इसकी जगह पे नया शब्द लिख दिया वदामह, तो वदावह की जगह वदामह सही होगा। फिर ऐसे ही आ गया मार्गे एकः, ये गलत है, इसको सही करके लिखना है नदी बहती, तो मार्गे एका, अंतर है इसमें, देखिए यहाँ एकः है, यहाँ एका है, नदी बहती, तो ये सही है। अब अगला है अहम है, मैं कल दिल्ली नगरम गमिष्यामि, मैं कल दिल्ली नगर। अब ये हया है, हया मतलब बीता हुआ कल है, अगर यहां स्व होता है तो ये वाक्य सही होता, लेकिन हमें तो गमिष्यामि को चेंज करना है ना, तो अहम हया दिल्ली नगरम अगच्छम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अगच्छम, यहां पर गमिष्यामि की जगह मैं कल दिल्ली नगर गया। तो मित्रों इस प्रकार से खंड ग भी कंप्लीट हो गया। अब आता है खंड घ, पठित अवबोधनम। ये पढ़ा हुआ है, जो आपकी पुस्तक है श्यामुषी संस्कृत की पुस्तक है, उससे ये अब ये वाला भाग है। अब तक तो ये सैमुषी से कुछ नहीं था, अब सैमुषी से है। तो यहां पर आ गया 14 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखितम गद्यांशों पठित्वा, नीचे गद्यांश दिया है उसको पढ़ना है, तत् आधारितान प्रश्नान उत्तरत, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। एक पाठ है जननी तुल्य वत्सला, ये पाठ है जननी तुल्य वत्सला, उससे ये लिया गया है, ये गद्यांश दिया है। इसमें बहुन्य पत्यानि में संतिति सत्यम, तो इसको आपको पढ़ना है। अगर आपको अर्थ निकालना आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो जैसे भी आपको पढ़ना है, तथाप्यम तस्मिन् पुत्रे विशिष्ये आत्मवेदना अनुभवामि,
यतो हि अयम अन्येभ्यो दुर्बला सर्वेश्व पत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव तथापि दुर्बल सुते मातु अत्यधिका कृपा सहजेव इति सुरभिवचनं श्रुत्वा भृशं विस्मतस्य अखण्डलस्याति हृदयं द्रवत स च तामेव शान्तयवत् गच्छ वत्से सर्वभद्रम जायेत। तो इस तरह से आपको पढ़ लेना है। तो क्योंकि हिंदी अर्थ आपको निकालना नहीं आएगा तो आप पढ़ोगे ही ना, तो पढ़ना जरूरी है। तो इसका सारांश मैं आपको बता देता हूं। यह जो ये गद्यांश है, ये गद्यांश जननी तुल्य वत्सला पाठ से है। और इसमें कामधेनु गाय, जो कामधेनु जो है, सभी जो गायों की जो माता है, वो कामधेनु जो है, वो सुरभि कामधेनु गाय जो है, उस और इंद्र के बीच में बातचीत हो रही है। तो सुरभि जो है कामधेनु, वो कहती है, यद्यपि उनकी बहुत सी संतान है, वो कहती हैं कि बहुनिपत्तानि में संतति सत्यम, ये सच है कि मेरी बहुत सारी संतानें हैं, लेकिन तब भी मैं क्या करती हूं, तब भी मैं अपने दुर्बल पुत्र बैल के लिए अत्यधिक कष्ट और ममता का अनुभव कर रही हूं। तब भी मैं क्या कर रही हूं, आत्मवेदना अनुभवामी, अपने पुत्र जो बैल है उसके लिए दर्द का अनुभव कर रही हूं। ठीक है, क्योंकि ये जो है अन्य से दुर्बल है, कमजोर है। क्योंकि माता क्या होते हैं, माता को सारी संतानें प्रिय होती हैं, सभी से प्यार करती है माता, लेकिन दुर्बल सुते मातु अत्यधिक कृपा सहजी वही थी कि जो दुर्बल पुत्र होता है माँ का, कमजोर बेटा होता है, कमजोर संतान पर स्वाभाविक रूप से माँ की जो कृपा है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पर तब इंद्र ने कहा कि बेटा जाओ, गच्छ वत्से सर्वभद्रम जायेत, तुम जाओ, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ये पाठ मैंने अलग से पढ़ा रखा है, उसका वीडियो है यूट्यूब पर, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये एक पदेन उत्तरत है, प्रश्न है उस गद्यांश पर। पहला है मातु अत्यधिका कृपा कुत्र भवति, माँ की अत्यधिक कृपा कहाँ होती है, कहाँ पर ज्यादा होती है, तो दुर्बले सुते, जो दुर्बल पुत्र होता है, कमजोर पुत्र होता है, उस पर माँ की कृपा ज्यादा होती है। अब आता है प्रश्न पूर्णवाक्येन उत्तरत, इंद्रेण सुरभिम कथम अशांतवत, तो इंद्र ने सुरभि को किस प्रकार से सांत्वना दी, शांत किया। तो इंद्र ने सुरभि से कहा, गच्छ वत्से सर्वभद्रम जायेत इति युक्त्वा शांतयत, मतलब इंद्र ने कहा कि जाओ बेटा, सब ठीक होगा, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से भी आप उत्तर लिख सकते हैं, यहीं पर कि सा चा तामेव शांतवयत गच्छ वत्से सर्वभद्रम जायते, यहाँ से यहाँ तक भी आप उत्तर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अब इसमें अगला जो प्रश्न आता है वो है गच्छ वत्से सर्वभद्रम जायेत इति केन उक्तम, ये कहा किसने, ये किसने कहा था, इंद्र ने कहा था। तो गच्छ वत्से सर्वभद्रम जायेत इति इंद्रेण उक्तम। अब इंद्रेण शब्द यहाँ पर नहीं आया है गद्यांश में, तो इसके लिए यहाँ पर जो शब्द आया है इंद्र के लिए वो है अखंडल, यहाँ पर है अखंडलस्याति, अखंडलस्य अखंडलस्य होता है मतलब इंद्र का हृदय द्रवित हुआ। तो अखंडल किसको बोला गया, इंद्र को बोला गया है। अब आता है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। यहाँ पर है बहुनिपत्यानि में संतति सत्यम, अतर प्रयुक्त क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद कौन सा है, तो क्रियापद है यहाँ पर संति। अब आता है भृशम विस्मितस्य खंडलस्यापि हृदयं द्रवत, अत्र विशेष्य पदम किम, तो यहाँ वही हो जाएगा अखंडलस्य, तो ये विशेष्य पद हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब आता है 15वां प्रश्न, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, नीचे लिखा गया श्लोक है उसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ भी यदि आपको श्लोक का अर्थ निकालने को आ जाएगा तो निकालना, नहीं तो उसको पढ़ना जरूर है। आश्वस्य पर्वत कोलम तप्नोष्ण तप्तः, फिर क्या है आगे श्लोक दिया हुआ है कि मुद्दाम अवदाव विदुराणी च काननानि नानान
नदीन दशतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलद सेव तमोत्तमा श्री। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये यह जलज, जलज मतलब जलद मतलब बादलों के लिए, जलद होता है बादल, बादलों के लिए यहाँ पर कहा गया है कि हे बादल, सूर्य की गर्मी से तपे हुए भयंकर जंगलों की आग दावानल से व्याकुल वनों को तृप्त करो। तो यहाँ पर ये दे रखा है ना कि आश्वस्य पर्वत कुलम, ये जो पर्वत कुलम, पर्वत कुलम होता है पर्वत, पर्वत बहुत सारे पर्वत, ठीक है। तो गर्मी से तप्तोष्ण तपता, तपनोष्ण तपता, मतलब सूर्य की गर्मी से तपे हुए, और मुद्दाम अदाव विदुराणी च काननानी, तो वो जो भयंकर जंगलों में लगने वाली आग, दावानल जिसको बोलता है, दावानल, तो जो जंगलों में लगने आग लगी हुई है, तो उससे व्याकुल वनों को तृप्त करो हे बादलों, गर्मी से तपते हुए पर्वतों और जलते हुए जंगलों को तृप्त करके, नाना नदीन तसतानी च पुरुत्वा, और बहुत सारी नदियों को जल से भरकर, रिक्तो असी ये जल, जब तुम रिक्त हो गए हो तो से अव स एव तमोत्तमा श्री, वह ही तुम्हारी श्री है, सुंदरता है। तो जब तुम दूसरों की मदद करोगे, जलते हुए गर्म तपते हुए पर्वतों को ठंडा करोगे, आग को समाप्त करोगे, जंगलों की आग को समाप्त कर दोगे और नदियों को जल से भर दोगे, तो तुम क्या हो? परोपकारी हो, दूसरों का भला करने वाला हो। तो यहाँ बादल के माध्यम से परोपकारी व्यक्ति की प्रशंसा की गई है कि जो दूसरों की मदद में अपना सब कुछ लुटा देते हैं, उनकी सुंदरता उसी से बढ़ती है। तो यहाँ पर अब इसमें एक पदेन उत्तरत है, एक पद में उत्तर देना है। काननानी कीदृशानी, तो जंगल कैसे हैं? तो यहीं पर उत्तर, यहीं पर एक शब्द दिया हुआ है, देखिए, कान यहीं पर दे रखा है, मुद्दाम अवदाव विदुराणी काननानी। तो यहाँ पर ये शब्द आप यहाँ पर लिख सकेंगे, ये मैंने यहीं पे लिख दिया है। भयंकर दावानल से व्याकुल है, जंगल कैसे हैं? भयंकर दावानल से व्याकुल। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, संस्कृत में ही लिखिएगा। अब आता है पूर्ण वाक्य, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न है, जलदस्य श्री कदा भवति, जलदस्य मतलब जो बादल है उनकी श्री सुंदरता कब बढ़ेगी? तो बादल की सुंदरता कब होगी? जब वो अपना सब कुछ पानी दे करके वो अपने को रिक्त अनुभव करेगा, तब होगा ना। तो इसके उत्तर में यदि आप पूरा श्लोक भी लाइन से लिख दोगे, एक लाइन पूरी करके आश्वस्य मतलब पूरा श्लोक लिख दोगे, तो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आप पूरा श्लोक लिख दोगे तो तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। और यदि आपको बना के बढ़िया करके लिखना है तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखिएगा, जैसे ये मैंने यहाँ पर लिख कर दे दिया है। पर्वत कुलम आश्वास्य काननानी च तप्नोस्तप्ता मुद्दाम अदाव विदुराणी नाना नदीन दस्तानी च पूरित्वा यदा जलदरिक्ता भवती तदा तस्य उत्तम श्री भवती। अब इसमें अगला प्रश्न आता है कि पद्य, पद्य मतलब श्लोक में, रिक्तो असि यज्जलद इति कथनेन कस्य गुणा संदेशा प्रदत्त, इस कथन से क्या संदेश प्राप्त होता है? तो अत्र परोपकारस्य औदार्यस्य गुणस्य संदेशा प्रदत्त। अब अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, निर्देशानुसार हम उत्तर दीजिए, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। वनानि अस्य पर्यायपदम किमत्र प्रयुक्तम, तो वनानि शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द श्लोक में आया है? तो काननानी आया है, काननानी को लिख देंगे। फिर आता है पर्वत कुलम अस्य विशेषण पदम किम, पर्वत कुलम का विशेषण पद क्या है? तपनोष्ण तप्तम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, थोड़ा सा जल्दी में करते हैं। तो यहाँ पर 16वां जो प्रश्न है, अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, नीचे लिखे गया नाटक का अंश है, उसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो इसको आपको पढ़ना जरूर है ना। मयूरा अरे वानरहा तुष्णीम भवा कथम तव योग्य वनराज पदाए पश्यतु पश्यतु मम शीर्षि, तो मोर है ना, वो बंदर को कह रहे हैं कि तुम
किस प्रकार से तुम वन के राजा हो सकते हो, मैं राजा बन सकता हूँ, देखो देखो मेरा सिर देखो, मेरी शिखा देखो, मेरी चोटी देखो, मोर बोल रहा है। तो राज मुकुटमिव शिखा स्थाप्यते, राज मुकुट के समान मेरी क्या है, शिखा है, मतलब चोटी है, सिर में जो कलंगी होती है वो जो है राज मुकुट के समान है। और विधात्रा एवं पक्षी राजा कृत, विधाता ने ही, भगवान ने ही मुझे पक्षियों का राजा बनाया है। अतः वने निवसंता माम वनराज रूपेणी दृष्टुम सज्जा भवन्तु, इसलिए मुझे वन में रहने के लिए वन राजा के रूप में तैयार होना चाहिए। तो अधुना यत कथम कष्टं विधातु निर्णयम अन्यार्थ अन्यथा कर्तुम क्षमः, तो कौवा कहता है सव्यंग्य, अरे अहि भूखा, अरे तुम तो मतलब खाने वाले हो, सांप को खाने वाले हो। नृत्यातिरिक्तम तव का विशेषता, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है। यत त्वाम वन राजाय पदाय योग्य मन्याहम वयम, जिस ऐसी कौन सी विशेषता है तुम्हारे अंदर जो कि तुम्हें हम वन का, जंगल का राजा बना दें। तो मयूर बोलता है, मोर बोलता है, यह तमाम नृत्यम तो प्रकृति आराधना, जो मेरा नृत्य है वो प्रकृति की आराधना है। पस्से पस्से देखो, मम पिछा नाम पूर्ण सौंदर्य, मेरी पूंछ का, मेरा जो पंखों का सौंदर्य देखो, मेरे पंख कितने सुंदर हैं। पिच्छानुद्घाटे नृत्य मुर्दायाम स्थितासन, वो पीछे पूंछ को मतलब पंखों को फैलाकर नृत्य करता है और दिखाता है। ना कोई अपनी त्रैलोक्य मत्स्यम सुंदरा, मतलब तीनों लोकों में कहीं भी मेरे जैसा सुंदर नहीं दिखाई देता कोई भी। वन्य जंतु नाम ऊपरी आक्रमणम कर्तारम, तू अहम स्वसौंदर्यम नृत्येन चाकर्षितम कृत्वा, यदि कोई वन्य जीवों के ऊपर आक्रमण करेगा तो मैं अपने सौंदर्य से और नृत्य से उसे आकर्षित कर करके वनात बहि करिष्यामि, वन से बाहर कर दूंगा, जंगल से बाहर कर दूंगा। अतः अहम एव योग्य वन राज पदाए, इसलिए मोर कहता है कि मैं ही योग्य हूं, वन के राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूं। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास किया, विस्तृत तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा पूरा। तो यहां पर पेपर को हल कर रहे हैं तो एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर देना है। सिरसी शिखा किम दृश्यते, तो सिर की जो शिखा है, वो चोटी जो उसकी मोर की है वो कैसी दिखाई देती है, राज मुकुट के समान दिखाई देती है। तो ये शब्द राज मुकुटिम, मुकुटम इव, तो ये शब्द आ जाएगा। अब आता है प्रश्न पूर्ण वाक्यानुत्तरत, मयूरस्य केशाम सौंदर्यम अपूर्वम अस्ति, मोर का कौन सा सौंदर्य अपूर्व है, सुंदर है। तो मयूरस्य पिच्छानाम सौंदर्य अपूर्वम अस्ति, मोर के पंखों का जो सौंदर्य है वो अपूर्व है। फिर आता है अगला प्रश्न, मयूरा आक्रमणम कर्तारम कथम वनात् बहिष्करिष्यति, तो मोर जो है आक्रमण करने वाले को किस प्रकार से बाहर कर देगा। तो यहीं पर गद्यांश में उत्तर दिया है। मोर ने स्वयं बोला है कि वन्य जंतु नाम ऊपरी आक्रमणम कर्तारम, तो अहम स्व सौंदर्य नृत्यं चाकृष्टा कृत्वा वनात् बहिष्कृष्यति, तो यहीं से उत्तर आप लिख देंगे कि जैसे ही वन के जीवों पर कोई आक्रमण करेगा तो मैं अपने रूप सौंदर्य और नृत्य से उसे आकर्षित करूंगा, अट्रैक्ट करूंगा और उसे जंगल से बाहर कर दूंगा। अब आता है निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, जो ये वाक्य है इसमें आपको बताना अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अहम मोर ने कहा है अपने लिए, तो मयूराय, मयूराय प्रयुक्तम, मयूराय इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आता मयूरा अस्य समानार्थी पदम गत्यांशा चिनुत, मयूर का समानार्थी पद क्या है, वो है पक्षीराज, मयूर, तो पक्षीराज इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न है 17 नंबर का। 17वां जो प्रश्न है यह है अधोलिखितयो श्लोकयो, नीचे लिखा गया जो श्लोक है उसका भावार्थ उपयुक्त पदे पूरित्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, मतलब उपयुक्त शब्दों से खाली स्थानों को भर के आपको कॉपी में लिखना है। तो ये है क, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु साम माता कृपार्ध हृदया भवेत। अब यहाँ इसका भावार्थ लिखना है, खाली स्थान यहीं से भर के सर्वेषु च अपत्येषु, यहां से पहला शब्द भर दिया अपत्येषु, जननी खाली स्थान पे तुल्य वत्सला भर दिया, ठीक है। एव भवती दीने पुत्रे, तो दीने भर दिया यहां से, पुत्तु सा एव माता भर दिया यहां से, कृपार्ध हृदया भवेत, मतलब
ये श्लोक जो दे रखा है यहां से इन खाली स्थानों में शब्द भरने हैं। पत्तेषु, तुल्यवत्सला, दीने, माता, ये हमने यहाँ पे 4 शब्द भर दिए। आधा आधा नंबर के शब्द होंगे ये, और 2 नंबर के ये प्रश्न आपको भरने के लिए मिलेगा। अब इसी प्रकार से अगला यहाँ पर है ख, दूसरा श्लोक है, दुष्करण्यापि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालभ्य लीलयेव प्रकुर्वते। तो यहाँ पर अब इसमें से खाली स्थान भरने, खाली स्थान दिए होंगे, 4 खाली स्थान होंगे, वो आपको भरने हैं, श्लोक से ही भरने हैं। मति वैभवशालिनी, ये पहला शब्द यहां से आया, मति वैभवशालिनी, दुष्कराणि कर्माणि अपि नीतिम, यहाँ पे नीतिम भर दिया है, युक्तिम समालंब्य लीलयेव एव प्रकुर्वते। तो ये 4 शब्द यहीं से श्लोक से आपको ढूंढ ढूंढ के भरना है। बहुत आसान है यार, आसान, बहुत आसान। अब अगला प्रश्न आता है, अधोलिखित श्लोके अन्वयम पुरुत्ता, यहाँ भी श्लोक होगा और खाली स्थान भरने हैं। तो यहाँ है, या इच्छतमानहं श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद् हितं कर्म सा परेभ्य कदापि च। तो अब यहाँ पर अन्वय करना है, या आपको श्लोकों का अनुवाद आता है तब भी और नहीं आता है तब भी आप इसको कर लेंगे। तो आत्मनः, यहाँ पर ये आत्मनः यहाँ से आया, श्रेय प्रभुतानि सुखानि इच्छति स कदापि परेभ्य अहितम कर्म न कुर्यात्। तो कभी भी किसी का अहित नहीं करना चाहिए। अब इससे अगला आता है श्लोक, ये श्लोक दिया है, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न सा बक्र शेषण परितस्थिर वाशिना। तो यहाँ पर खाली स्थान आगे दिए होंगे, ये खाली स्थान वहीं से भरने हैं। तो एकेन राजहंसेन सरसहा, सरसहा शोभा भवेत परितः तीरवासीना बक्श्रेषेण सा शोभा न भवती। तो ये आपको श्लोक से ही भरने। प्रश्न संख्या 19, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। रेखांकित शब्दों के आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है और अपनी कॉपी में प्रश्नों का निर्माण करके लिखना है। क है प्रकृत्या, रेखांकित पद, ये रेखांकित है, प्रकृत्या सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते। तो यहाँ जो आपका शब्द है अंडरलाइन, ये अंडरलाइन शब्दों की जगह पर आपको प्रश्नवाचक शब्दों को लिखना है और उसको प्रश्न बना देना है। तो यहाँ पर प्रकृत्या की जगह हमने क्या लिख दिया, कस्या, और बाकी सन्निधो सन्निधो लिख दिया, वास्तविकम वास्तविकम लिख दिया, सुखम सुखम लिख दिया, विद्यते विद्यते लिख दिया, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, और ये हो गया आपका उत्तर। अब आता है अगला, सुराधिपा, सुराधिपा की जगह हमने क लिखा, क, ताम अपृच्छत, ताम अपृच्छत और प्रश्नवाचक चिन्ह, और उत्तर हो गया। इसी प्रकार से ग, तत्वार्थस्य, इसकी जगह पे लिखना है कस्य। तो निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। इसी प्रकार से एताहसी के जगह पर हमने लिख दिया कृदर्शी, कृदर्शी, भयावह घटना भयावह घटना, गढ़वाल क्षेत्र, घटिता घटिता, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर ये भी उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या लगाना है, प्रश्नवाचक शब्द लगाना है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब आता है प्रश्न संख्या 20। 20वां जो प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमेण संयोज्य, घटना के क्रम के अनुसार इनको लिखना है। तो यहां पर देखिए, ये कोई घटनाएं हैं किसी पाठ की। व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पलायिता, ये बाघ ने सोचा कि ये बाघ को मारने वाली है, ये करके वो भाग गया। फिर गलबद्ध श्रृंगालिका व्याघ्र पुनः पलायिता, गले में बंधे हुए श्रृंगाल गीदड़ को गले में बंधे हुए, शियार को गले में बंधे हुए बाघ दोबारा से भाग गया, ठीक है। और जम्बुक कृत्योत्साह व्याघ्र पुनः काननम अगच्छत, जम्बुक के द्वारा उत्साहित किए गया बाघ फिर से जंगल में गया, ठीक है। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, जंगल में एक बाघ देखा उसने, किसी महिला ने देखा, तो सा है तो महिला ने देखा। तो व्याघ्रम दृष्टवा सा पुत्रो ताड़यंती उवाच, बाघ को देखकर वो
पुत्रों को मारती हुई बोली, अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम, अभी एक ही बाघ को बांट करके खा लो। फिर आता है बुद्धिमती पुत्र दियन उपेता, बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ, पुत्रों को लेकर पितुर्गृहम प्रति चालिता, पिता के घर की ओर चल दी। अब ये वाक्य पहले कौन सा वाक्य आएगा फिर कौन सा आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको, बस पहले कौन सा आएगा उसे पहले लिख देना है, बाद में कौन सा आएगा उसको बाद में लिख देना है। तो यहां पर मैंने सही क्रम यहां पर लिख दिया है। पहले आएगा छठे नंबर का, यानी कि लास्ट वाला सबसे पहले, लास्ट वाला सबसे पहले आएगा, पहले नंबर पे ये आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आएगा चौथे वाला, ये चौथे वाला दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। और पांचवा वाला तीसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा। मतलब सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर पहले वाले को लिखेंगे, ये चौथे नंबर पे आ गया। और फिर आप तीसरे वाले को लिखेंगे, ये पांचवें नंबर पे आ गया। और अंत में आप सेकंड वाले को लिखेंगे। तो इस तरह से इनको क्रम से लिखना है। घटना किस क्रम से हुई है, घटना के क्रम से लिखना है। सही क्रम मैंने यहां पर लिख दिया है, तो आप घटना के क्रम से इसको लिखेंगे तो आपको नंबर आसानी से प्राप्त होंगे। मित्रों अब चलते हैं पेपर के अंतिम प्रश्न की ओर। अधोलिखितानाम शब्दार्थानाम सुमेलनम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, मतलब नीचे लिखे गए जो शब्द हैं उनको मिलान कीजिए और उत्तर पुस्तिका में लिखिए कौन सा किसका होगा। जैसे बलिवृद्धा, बलिवृद्धा कौन है, वृषभा, बलिवृद्धा कौन है, बैल है। अब फिर सहस्र दीप्ति, सहस्र दीप्ति बोलते हैं सूर्य को, सहस्रों किरणें होती हैं जिसकी, उसको बोलते हैं सूर्य। चक्षुभ्याम, चक्षु होता है नेत्र, तो नेत्राभ्याम हो जाएगा। अनृतम का हो जाएगा असत्यम। तो ये इस प्रकार से मैंने उत्तर यहां साइड में आपका लिख दिया है, इस प्रकार से आपने इसको मिलाना है। बलिवर्धा के आगे ये लिखना है और इस तरह से लिख करके सही करके लिखना है। कई लोग क्या करते हैं, कॉपी में लिख देते हैं फिर उसमें तीर लगाते हैं, तीर ऐसे लगा देते हैं जैसे वृषभ का ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, ऐसे तीर नहीं लगाना कि ऐसे इस प्रकार से आपको उत्तर करके लिख करके उत्तर आप लिखेंगे, उत्तर का नंबर डालेंगे और इसको सही करके जिसका जो उत्तर है उसके सामने लिख करके उत्तर लिखेंगे। तो मित्रों इस प्रकार से यदि आप अच्छे प्रकार से समझ करके पेपर को करोगे तो निश्चित रूप से 80 में से 80 नंबर लेकर के आओगे। क्योंकि मैं बोर्ड की कॉपी चेक करने जाता हूं तो वहां देखता हूं कई बच्चों के 80 में से 80 नंबर आते हैं। तो आप भी अगर अच्छे से पेपर करोगे तो संस्कृत में ज्यादा नंबर कटते नहीं है, संस्कृत में फुल मार्क्स मिलते हैं। तो आप अच्छे से प्रयास करें, पेपर को हल करने का अभ्यास करें और कहीं भी कोई परेशानी हो तो कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।